कोई बचिया नहीं इस कोविड ਤੋਂ। ऐसे समय ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ NDTV ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਥ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, तो मेरा मन किया कि वो ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ है, इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल पढ़ना। तो मैं कुछ लोगों को भेजा भी है, लेकिन आओ उससे गल भी करते हैं। तो बरिंदा जी साडे नाल खुद लाइन ते ने और बहुत समय तो लैफ्टिस्ट मूवमेंट नाल जुड़े हुए हैं। ये इन्हां दे हस्बैंड और पोलिट ब्यूरो के मैंबर रहे हैं, राज्य सभा के मैंबर रहे हैं, लेकिन सब तो अच्छी गल लिखते बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैं इस करके चाहा कि ना थोड़ी गलबात कराइए। बरिंदा जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम इस बात का शोक व्यक्त करेंगे क्योंकि मैं जाति तौर पे, पर्सनल तौर पे चित्राम जाति जी को जानता हूं। तो जो उनके एक जवान बेटे की मौत हुई है कोविड के कारण, बहुत बड़ा दुख उनके लिए भी है और आप सब लोग एक परिवार ही हो। जी बिल्कुल, और ऐसे घटना ऐसे घट सकती है हमारे देश की राजधानी में, ये क्या कहा जा सकता है। ये बहुत ही दुखद बात है और हमारे सबको बहुत गहरा इसमें दुख, और हम सब प्रभावित हैं। जी बंदा जी, हमारे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की जो मौत जब हुई थी, वो वीडियो उसी दिन हमें आ गई थी यहाँ पे, और हम भी बहुत शॉक थे देख के कि एक आदमी, और बहुत ताकतवर थे जॉर्ज फ्लॉयड, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जिस तरह से वो पुलिस ऑफिसर ने उनके ऊपर वो घुटना रखा हुआ था, वो चिल्ला रहा था कि आई कैंट ब्रीथ, आई कैंट ब्रीथ, जब तक वो मर नहीं गया उसको छोड़ा नहीं। उसके बाद जो रॉयट्स हुए, जो हो रहा है वो अलग एक बात है। आपने भी बात वहीं से शुरू करी है कि भारत इस समय चिल्ला रहा है कि आई कैंट ब्रीथ, आई कैंट ब्रीथ। बहुत आपने एक बहुत कमाल का आपने ये कंपैरिजन किया है, और ऐसे लग रहा है सचमुच कि भारत अब सांस नहीं ले पा रहा। तो आपका जो आर्टिकल है बहुत लंबा है, मैं चाहूंगा उसके जो हाइलाइट्स हैं हम वो डिस्कस करें, तो प्लीज बताएं। पहली बात ये है कि ये जो भारी संकट है, आज तक हमारी सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर हम मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसके पीछे जो हमारी खुद की गैर जिम्मेदारी और खुद की जो जिम्मेदारी है उससे बच रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मोदी सरकार, जब हम कहते हैं कि जब जॉर्ज फ्लॉयड ने कहा कि आई कांट ब्रीथ, वो उस बात को रेखांकित कर रहा था कि यूएस के अंदर जो रेसिस्ट पुलिस फोर्स है उनकी जो हकीकत है। और आज हिंदुस्तान के लाखों लोग जब कह रहे हैं वी कांट ब्रीथ, और ये इसलिए कह रहे क्योंकि यहाँ न्यूनतम जरूरत ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, उसकी प्लानिंग करके नहीं उपलब्ध किया जा रहा है। तो यहाँ ये रेखांकित करता है कि मोदी सरकार की कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इस पूरे कोविड को देखा है। उनकी नीति गलत है, उनका नियत गलत है, और सिर्फ वो नहीं, नैतिकता का भी अभाव है। तो ये सवाल को लेकर हमने कहा कि आपको स्वीकार करना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि हम कोई ब्लेम गेम खेलना चाहते, इसलिए कि जो गलतियां हुई हैं, वो नीतिगत जो गलतियां हैं, उसको सुधारने के लिए हमें पूरा रीबूट करने की जरूरत है। तो वो अभी भी ऑक्सीजन शॉर्टेज का आपने पूरा जिक्र किया, जो ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट का है, जितने लोग मारे गए, ये सब रोजाना एवरेज 3000 ऑफिशियल फिगर है। इससे आप समझ लीजिए इससे बहुत अधिक। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन शॉर्टेज के संबंध में जो होना चाहिए वो नहीं अभी भी हो पा रहा है। तो इसलिए आज भी दिल्ली में जबरदस्त ऑक्सीजन शॉर्टेज है, ये हकीकत है। और अभी हमने लिखा कि इससे सबक नहीं सीखने का अर्थ ये भी है कि वैक्सीन शॉर्टेज, जैसे अभी ऑक्सीजन शॉर्टेज है, अब वैक्सीन शॉर्टेज शुरू हो गया, और कितनी मतलब चिंता की बात है कि सरकार ने ऐलान कर लिया वैक्सीन पॉलिसी, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ का है वो वैक्सीन पॉलिसी,
3 तरह या 4 तरह की अलग प्राइसिंग है। सिर्फ 50% स्टेट्स को उपलब्ध किया जा रहा है। बगैर स्टेट्स को बातचीत करके ऐलान कर लिया कि 18 उम्र प्लस अब सब ले सकते हैं, लेकिन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हमारे पास इतने वैक्सीन है ही नहीं। तो जैसे ऑक्सीजन के लिए आपस में प्रदेश सब आपस में टकरा रहे हैं, अभी सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि ऑक्सीजन के जैसे विवाद हो रहे हैं, अभी वैक्सीन की जैसे अभी होने वाला है। तो मोदी जी हमारे देश के अंदर की जो विभाजन है, एक इतनी नाजुक स्थिति में वो करा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अपराध है। और मैं तो एक कदम और बढ़ के कहूंगी कि वाकई में ये जितनी मौत हुई है, मुझे बहुत दुख और खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स के मुख्य कारण ये मोदी और शाह की घमंड रहा है। अच्छा, आपने उसमें लिखा है अपने आर्टिकल में कि 150 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का वादा किया था मोदी जी ने, लेकिन वो लगे नहीं। फिर जब आपने फाइंड आउट किया, पता लगा 7 लगे हैं। फिर पता लगा चलता नहीं उनमें से कोई, शायद एक आध चलता है। एक तरफ तो उस समय जब पता चल गया था, आज वो 165 लगाने की 162 लगाने की बात थी जी पिछले साल जी। तो उसमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि सिर्फ 11 लगे हैं और सरकार ने कहा हमने 33 लगाए। तो सरकार स्वयं ये मान रही है कि 165 जो एक साल पहले लगाना चाहिए था, उन्होंने नहीं लगाए। दिल्ली में उनको 7 लगाना था, उन्होंने ये स्वीकार किया, हम एक ही लगा पाए हैं। और वो भी एक फंक्शन कर रहा है कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को बता नहीं सके। तो ये तो ऑक्सीजन की हालत है। और अभी वो ऐलान करे कि हम और 150 लगाएंगे। अरे जब आप 165 नहीं लगा पाए, पहले उसका तो जवाब दीजिए। और अभी आप 150 और लगा रहे, इस बीच में अभी इनको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये इनके आत्मनिर्भरता है। आज हमारे एयरपोर्ट पर US एड के नाम से प्लेन आ रहे हैं। और अगर हम लोग जो खुद ही हमारे देश के अंदर ये सब हो सकता था, ये उनकी फेलियर के कारण आज हम दुनिया के अंदर इस हालात में हम लोग पहुंच गए हैं। लेकिन मुझे उसमें परवाह नहीं है, दुनिया क्या सोचती है वो ठीक है, लेकिन जो हमारे नागरिकों के साथ जो हो रहा है उनके कारण, वो हम कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं इस मोदी को और इस मोदी सरकार को। जी वृंदा जी, आपने बहुत सही पॉइंट ये उठाया है जो ऑक्सीजन के प्लांट वाला, लेकिन मैं उसको कंपैरिजन करना चाहूंगा कि जब अचानक कोविड आ गया था पिछले साल, मान सकते हैं कि बहुत सी सरकारें, मोस्टली सरकारें तैयार नहीं थी इतने बड़े पैंडेमिक के लिए, लेकिन भारत को अच्छा खासा मौका मिल गया था कि इतनी बड़ी आबादी है, 130 करोड़ 140 करोड़ की, अगर दोबारा सेकेंड वेव आ गई तो फिर क्या होगा। पहली वेव के लिए तो मान सकते हैं नहीं तैयारी होगी, वैसे तो होनी चाहिए थी। सेकेंड वेव के लिए इतना मौका था, 1 साल 1.5 साल गवा दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अहमदाबाद में इतना बड़ा 1500 या 2000 करोड़ का एक स्टेडियम बन सकता है, नरेंद्र मोदी के नाम पे उसका नाम रखा जा सकता है, सरदार पटेल की मूर्ति बन सकती है, पार्लियामेंट बनाया जा सकता है बहुत हजारों करोड़ रुपया खर्च करके, अपना खुद का उनका बीजेपी का कार्यालय बन रहा है बहुत भव्य। मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं, ये नहीं कि बड़े बड़े काम कर नहीं सकते, लेकिन सारे साल में हेल्थ सर्विसेज के नाम पे क्या किया। देखिए, इसमें 2 बात अगर आप देखें, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि उनकी प्रायोरिटीज क्या थी। उनकी प्रायोरिटीज केवल अपना सेल्फ प्रमोशन कर रहा है कि हम हैं और हमारे जो हैं हम ही हैं। तो यही उनका हमेशा ये स्लोगन रहा है। जो कुछ हो रहा है ये हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। और आज हमने देखा मोदी है तो क्या मुमकिन है, आज पूरी दुनिया में देखा। लेकिन मैं इन चीजों पर न जाकर, मेरी एक जो बुनियादी सवाल है कि मोदी सरकार की जो समझ है, एक मार्केट ओरिएंटेड जो समझ है प्राइवेट सेक्टर के बारे में, तो पब्लिक हेल्थ में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। देखिए, अगर आप कोविड जैसे पैंडेमिक को
अगर आप सफलता के साथ उसके खिलाफ आप पूरे देश को बचाना चाहते हैं तो उसमें प्रॉफिट मोटिव के आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इन्होंने ये नहीं किया। सबसे बड़ी बात है हमारे देश में 7 वंडरफुल पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो बहुत बेहतर तरीके से पिछले 70 साल में उन्होंने हिंदुस्तान का सेवा किया। बेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए हिंदुस्तान में दुनिया भर ने स्वीकार किया। उनको पहले भी पिछले 10-15 साल सिर्फ मोदी के जमाने से नहीं, उससे पहले भी ये प्राइवेटाइजेशन के न्यू लिबरल रिफॉर्म्स के आधार पर पूरा पब्लिक सेक्टर को उन्होंने रद्द कर लिया। पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी उन्होंने एक टिका पैसा नहीं दिया, वो सब आए पे पड़े हुए हैं। इसके विपरीत जहां केरल में जहां पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया और केरल जो 1 साल पहले एक ऑक्सीजन डिफिसिट स्टेट था, आज केरला खुद सरकार इन्वेस्टमेंट करके और प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट करवा के आज केरला में अभी सरप्लस ऑक्सीजन है हमारे पास, क्योंकि वहाँ एक कम्युनिस्ट लीडरशिप की सरकार रही। तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज हिंदुस्तान को बचाने के लिए अनिवार्य है। और आज भी हम कहते हैं जो वैक्सीन का इतना शॉर्टेज है, तो गॉड सेक आप उसमें पैसा दीजिए, आप उसको रिवैम्प कीजिए। आप केवल 2 मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर करके आप क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान का इंडिया पेटेंट एक्ट है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का हमारे कानून है, क्योंकि जो कोवैक्सीन बना है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ मिलकर बना है। ये प्राइवेट सिर्फ नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर में यूनिट भी रिसर्च करके प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से बनाया। तो कोई पेटेंट मोनोपोली इस समय नहीं हो सकता है मुनाफा कमाने के लिए। हम लोगों ने कहा आप उस मोनोपोली का लाइसेंसिंग को ट्रांसफर कीजिए पब्लिक सेक्टर को, उनको पैसे देकर वैक्सीन को आप अनिवार्य उसको रिटर्न कीजिए। आपको जितना इस समय गति पर चल रहे हैं, आपको 1.5 साल से कम नहीं लगेगा हिंदुस्तान के एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए या हर्ड इम्यूनिटी को भी एड्रेस करने के लिए, बनाने के लिए। लेकिन वो समझ नहीं है ना, क्यों? क्योंकि उनकी समझ में वही न्यूलिबरल पॉलिसीज है, वही कॉर्पोरेट्स की मदद करने वाली जो किसानों के साथ हमने देखा। अभी ये 2 कंपनी को उन्होंने पकड़ के उनको कहा तुम जितना मुनाफा कमाना चाहते तुम कमाओ। ये तो मजाक है ना हमारे हिंदुस्तान की जनता के हितों की, उनकी जिंदगी के साथ। तो इसलिए ये केवल मोदी जी मूर्ति बना रही है, वो सब ठीक है, हम कह सकते हैं और आपने जो कहा बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कहती हूँ ये नीतिगत बदलाव इस समय हम उसके लिए लड़ रहे हैं। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन पॉलिसी। जी वृंदा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपने केरला का जिक्र करा है, तो अभी तो एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन उनसे पता चल रहा है कि वहां की जो सरकार थी, जो उन्होंने काम करके दिखाया, यार वो वापस फिर से सत्ता में आ रहे हैं। इस पे 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? हेलो जी वृंदा जी, मेरा सवाल था कि अभी एग्जिट पोल बता रहे हैं, रिजल्ट तो नहीं आए, लेकिन आपने केरला का जिक्र किया कि जहां इतना अच्छा प्रशासन वहां की सरकार दे रही है, तो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वो फिर से दोबारा से पावर में लौट के आ रहे हैं। देखिए, मैं तो विशेषकर एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा नहीं भरोसा करती हूँ, लेकिन जनता का समर्थन है एलडीएफ सरकार और एलडीएफ सरकार की नीतियों पर, और इसलिए हमारे काम के आधार पर हम जरूर उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार को जनता ने चुना है और हमारी सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल के बारे में मैं नहीं जिक्र कर सकती। एक लास्ट जाते जाते वृंदा जी, ये जो रही सही कसर थी
वो मुझे लग रहा है जिस समय इलेक्शन करवाए गए वो भी इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स में, उसने भी काफी बड़ा काम किया है स्प्रेडिंग में। और अभी ब्लेम गेम शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हमारी कोई गलती नहीं है। तो जो अब इतना, आप तो कलकत्ता से ही हैं बेसिकली, और जो कलकत्ता में हम देख रहे हैं कि 40-50% स्प्रेडिंग रेट हो रहा है वहां पे, और इतना तेजी से फैल रहा है। बंगाल का एक और वायरस आ गया है, पता नहीं वो म्यूटेंट वायरस वो कितना और नुकसान करेगा। तो इस समय जो इलेक्शन करवाए गए और जिस ढंग से करवाए गए इलेक्शन, तो अमेरिका में मैंने देखे हैं इलेक्शन, हमारे यहाँ कनाडा में भी हो रहे हैं स्टेट्स में, लेकिन जो इलेक्शन हमने इंडिया में देखे और जिस तरह से मोदी जी खुश होके लाखों की भीड़ पे खुशी व्यक्त कर रहे थे, और दिल्ली आते ही बदल जाते थे कि कर्फ्यू लगा दो, मतलब क्या पॉलिसीज हैं, समझ से बाहर थी। आपने बहुत सही सवाल किया। हम खुद कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री है कि प्रधान स्प्रेडर है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब प्रधानमंत्री अगर प्रधान सुपर स्प्रेडर बनते हैं तो आप समझ सकते हैं हमारे देश के हालात। और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुख्य हैं, उनको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ मिसाल उनको सेट करना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया, और इलेक्शन कमीशन ने जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने ग्रीन लाइट दे दिया था कि आप जो मर्जी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारी इंडिया के साथ एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इंस्टीट्यूशंस भी सबवर्ट हो रहे हैं मोदी जी के सरकार के हितों के बचाव में, जो हमारे देश की इस संकट में एक और बड़ा खतरा है। वृंदा जी बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन के रिजल्ट तो चलो आएंगे, इलेक्शन बहुत हुए हैं, होते रहेंगे, लेकिन ये जो इलेक्शन करवाए गए और जिस ढंग से करवाए गए और जो उसके कारण लोग मर रहे हैं, मुझे लगता है इसकी भी जिम्मेवारी कहीं न कहीं जरूर फिक्स होनी चाहिए। और कोई मुल्क होता तो मास मर्डर का मुकदमा चलता, लेकिन भारत के बारे में क्या कहें। पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जनता को जवाब जरूर मांगना चाहिए खड़े होके कि कौन है इन मौतों का जिम्मेदार। ये जो इतनी मौतें हो रही हैं, कौन है आखिरकार इनका जिम्मेदार। लोग गिड़गिड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए, कमाल की बात है, मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं चंद दवाइयों के लिए। इतनी शर्म की बात है मेरे ख्याल में। भारत जो कि अपने आप को विश्व गुरु कहला रहा था, इस समय ये दावा कर रहा था। अभी मैं देख रहा हूँ आपसे बात करते करते अमेरिका से 2 प्लेन लैंड हुए हैं, और हांगकांग से 300 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर आए हैं। रशिया से सामान काफी पहुंच रहा है भारत में। हर तरफ से भारत को मदद पहुंचाई जा रही है। तो मतलब आज ये हो गया कि भारत को हर जगह से मदद चाहिए, और ये हालत भारत की है। तो खैर एनीवे, इस समय कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि मदद कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है। मदद चाहिए, लोगों को चाहिए, लेकिन सरकार की जो नाकामियां हैं, आई डोंट नो कितने सालों में जाके फिर से कहीं ट्रैक पे आएगा सारा सिस्टम। वृंदा जी देखिए, अभी तो हम लोग इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं कि अभी तुरंत आप अपनी नीति को बदलो, और अगर नहीं बदल सकते हो तो जनता को ही सोचना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी के साथ वो कैसे निपटे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एहसान जी बृंदा कर्त ਜਿਹੜੇ कि फॉर्मर राज्यसभा मैंबर रह चुके हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो अगर चेता हो तो एक फिल्म आई सी 1984 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮੂ, मैं कल भी दसिया सी, ਉਹਦੇ ਚ भी इन्होंने एक रोल किया सी। तो बहुत पढ़े लिखे ने, ज़हीन ने, और खुल के अपनी गल कहने का दम भी रखते हैं। तो उम्मीद है कि तुहानू गलबात जिहड़ी असीं सुनाई है कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी।